दोस्तों इस वीडियो में ऑलमोस्ट डिफेंस सेक्टर को हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्टार्ट करेंगे इसमें करंट इवेंट क्या क्या नए नए आविष्कार हुए। तो अगर डिफेंस की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रीलिम में क्वेश्चन आना होगा तो एक क्वेश्चन आ जाएगा, और उससे भी ज़्यादा अगर यूपीएससी का दिमाग ख़राब हुआ तो 2 क्वेश्चन तक आएंगे, मतलब इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो जब भी आपने, जैसा मैंने पहले बोला हुआ है, अगर आपने किसी चीज़ को पढ़ने के लिए छोड़ना हो तो पूरा सेक्टर उसको छोड़ सकते हो, ताकि वहाँ से एक क्वेश्चन छूटे। ऐसा नहीं थोड़ा थोड़ा सब जगह से छोड़ोगे, उससे नुकसान ये होगा, हो सकता है कि उसी सेक्टर से जो आपने छोड़ा हुआ उसी से क्वेश्चन आए। और डिफेंस के अंदर में जो हमारे मेन क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे बेसिकली टेक्नोलॉजी। कोई पूछ लिया, जैसे मान लो INS शौर्य क्या चीज़ है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं होंगे। डिटेल में हालांकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे डिटेल के अंदर ब्रह्मोस के बारे में पूछ लिया, कौन कौन सी कंट्रीज़ में शामिल हैं, ब्रह्मोस की रेंज के बारे में पूछ लिया, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस के अंदर में सिंपल क्वेश्चन आएंगे, टेक्नोलॉजी और उसका क्या उपयोग है उसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। जो टिपिकल काइंड के क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपके आ सकते हैं अदर क्वांटम फिजिक्स टाइप के क्वेश्चन, टिपिकल काइंड के, या सिंपल भी आ सकते हैं वो, ठीक है। तो लेकिन मेन जो है वो क्वेश्चन आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी, जो हमने देख लिया है, जो 30% के करीब में कवर करेगा। बाकी ये वाले टॉपिक यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन नहीं भी आते। अगर क्वेश्चन आते हैं तो थोड़े ईजी काइंड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे करंट इवेंट। इसमें हम बेसिकली वो देखेंगे करंट के अंदर में क्या क्या हमने डिफेंस के अंदर में टेक्नोलॉजी वगैरह लेके रखी हुई हैं। फर्स्ट आता है अस्त्र मिसाइल। अस्त्र मिसाइल न्यूज़ के अंदर थी और इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये फर्स्ट है, और दूसरा इंडिजीनस है, खुद बनाई हुई है, एयर से एयर मार करने वाली मिसाइल है ये, DRDO ने बनाई इसको, ठीक है। तो फर्स्ट इंडिजीनस है, याद रखना है। और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। बियॉन्ड विजुअल रेंज हम उस रेंज को बोलते हैं जो 37 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। तो अगर आप 37 किलोमीटर ज़्यादा मारने वाली कोई मिसाइल बनाओगे एयर टू एयर, उसको बियॉन्ड विजुअल रेंज की कैटेगरी के अंदर में रख दिया जाता है। और ये वाली जो अस्त्र मिसाइल थी, इसको टेस्ट किया गया हमारे सुखोई 30 MKI विमानों से, जो कि रशिया से लिए गए हैं, जो कि अभी तक हमारे जो फ्लीट है उसके अंदर में जो एयरक्राफ्ट है हमारे पास में, उसके अंदर में सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट ये है, ठीक है। अभी राफेल और इसमें कंपटीशन है, बट फिर भी मतलब ये बेस्ट एयरक्राफ्ट में आता है हमारे इंडिया के जो भी हमारे पास में एयरक्राफ्ट हैं उनके अंदर में। उसके अलावा अदर जेट्स के अंदर इसको लगाया जाएगा, जो कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, किस में लगाया जाएगा किस में नहीं लगाया जाएगा। जैसे मिराज 2000 इसके अंदर लगाएंगे, जिनको हमने फ्रांस से लिया हुआ है। ये भी काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन थोड़े पुराने हैं, मतलब 4th जनरेशन वाले हैं ये। और MiG-29 हमारा रशिया से लिया गया है, ठीक है। तेजस हमारा इंडिया वाला है, तो इनके अंदर में भी इनको लगाएंगे। स्पेसिफिकेशन में बात करेंगे तो 4.5 मैक की स्पीड से चल सकती है ये, मतलब कितनी स्पीड है ये, साउंड की स्पीड से 4 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो लगभग 5,555 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये पकड़ सकती है। उसके अलावा इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेज़र भी लगे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है जब भी आपकी मिसाइल जो है ट्रैक कर रही है किसी टारगेट को, जैसे ये एयरक्राफ्ट को ये ट्रैक कर रही है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर अटैक किया जा सकता है, जिससे ये यहाँ पे मिसगाइड हो जाएगी और दूसरी एरिया के अंदर में चली जाएगी। तो उसको काउंटर करने के लिए भी इसके अंदर में सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद आता है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और आफ्टर लॉन्च। तो लॉक करने का मतलब हो रहा है आपने टारगेट, यहाँ से टारगेट को डिटेक्ट किया, उसके बाद जो आप वीडियो गेम खेलते होंगे उनके अंदर में वो जो टारगेट होता है उसके ऊपर में कलर चेंज होता है और वो लॉक हो जाता है। इसका मतलब टारगेट को सेलेक्ट कर लिया गया, अब मिसाइल को छोड़ोगे तो उसी टारगेट को हिट करेगी, ठीक है। जैसे आपकी रडार हो सकता है 3-4 एयरक्राफ्ट को साथ में देख रही हो, लेकिन आपने एक टारगेट को लॉक किया और उसके बाद में फिर आप उसके ऊपर अटैक करते हो। तो बिफोर लॉन्च, जब इसको लॉन्च किया जाएगा उससे पहले भी लॉक कर सकती है, और ये जब इसको लॉन्च कर दिया उसके बाद भी लॉक कर सकती है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी अच्छी हैं, रडार वगैरह टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है इसकी, अच्छी मिसाइल है। उसके अलावा इसके अंदर में एक और सिस्टम है, इसके अंदर में इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है विद एक्टिव रडार सीकर विद होमिंग रेंज ऑफ 25 किलोमीटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सिंपल केस के अंदर में जो हमारी मिसाइल होती हैं वो कैसे मतलब अटैक करती हैं। जैसे ये मान लो ये हमारे अभिनंदन का एयरक्राफ्ट है, ठीक है, MiG-29 है, और यहाँ पे बॉर्डर है और यहाँ पे पाकिस्तान का F-16। तो जब उसको ट्रैक कर लिया गया, रडार के द्वारा उसको ट्रैक किया गया, उसके बाद जब उसको लॉक किया गया तो टारगेट को आपने लॉक कर दिया। अब मिसाइल जो है, मिसाइल टारगेट को हिट करेगी अगर आपका जो एयरक्राफ्ट है वो उसको देख सकता है, मतलब उसकी रडार के पकड़ में वो आता है, तो वो उसको ऊपर अटैक करने जाएगी। तो ये दोनों रेंज के अंदर होने चाहिए,
हमारा ये वाला जो MiG-21 है और F-16 रेंज के अंदर होने चाहिए, तभी ये मिसाइल जो है उसको अटैक कर सकती है। तो इस केस के अंदर में क्या होगा, इस केस के अंदर में आपने टारगेट को लॉक कर दिया, फिर आपको वार्निंग भी मिल रही होगी कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, लेकिन जब आपने टारगेट को लॉक कर दिया तो अब आपको इच्छा है मैंने टारगेट लॉक किया हुआ तो मुझे साथ में जाना पड़ेगा, थोड़ा मिसाइल मतलब उसको गाइडेंस देनी पड़ेगी मिसाइल को। तो मिसाइल गाइडेंस ले रही है कहाँ से, इस वाले अभिनंदन एयरक्राफ्ट से, यहाँ से ये पता कर रही है कि किसको हिट करना है मैंने। इसी कारण से अभिनंदन क्रॉस कर गए बॉर्डर और उनके द्वारा लॉक कर दिया गया था, उसके बाद वो क्रॉस कर गए। हालांकि पता लग जाता है बॉर्डर क्रॉस किया नहीं किया, लेकिन फिर भी जब लॉक कर दिया एक बार तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप क्रॉस कर गए दूसरी साइड। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, ये जो हमारे पास में इसके अंदर में जो सिस्टम है एक्टिव रडार सीकर है और होमिंग रेंज है 25 किलोमीटर। इसका मतलब ये आ रहा है 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर में ये खुद टारगेट को ढूंढ सकती है। ठीक है, तो आपको एयरक्राफ्ट यहाँ से आपने लॉन्च की, उसके बाद आप पीछे जा सकते हो और ये खुद ढूंढ के उसको मार लेगी इतनी रेंज के अंदर में जब ये पहुँच जाएगी। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो ये थी अस्त्र मिसाइल, इसके बारे में थोड़ी डिटेल पता होना जरूरी है। ठीक है, बाकी उसके अलावा इनके बारे में ये जो STRM अटाका, इनके बारे में सिर्फ ये पता होना चाहिए किससे लिए क्या काम करते हैं। तो STRM अटाका ये क्या है, एंटी टैंक मिसाइल। आपके टैंक आएंगे दुश्मन देश के, उनके ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, तो वो एंटी टैंक मिसाइल है। इंडिया ने 200 करोड़ की डील साइन की हुई है, ये रशिया से लेंगे। तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए STRM रशिया से ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हेलीकॉप्टर में लगाओ आप इनको, या आप नॉर्मल लॉन्च पैड सिस्टम होता है उनका, उसके अंदर में भी इनको लगाया जा सकता है। और ये लिया जा रहा है हमारा इमरजेंसी क्लॉज के तहत। हमने आर्मी को पावर देके रखी हुई है कि आप क्या कर सकते हो, 300 करोड़ तक का सामान जल्दी से खरीद सकते हो। अगर आपको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करनी है 300 करोड़ तक का आप फटाफट ऑर्डर करो और आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको आराम से प्रोसेस चलती है, 5 6 7 8 साल लग जाते हैं, तो वो काम नहीं होगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो जल्दी से जल्दी आप खरीद सकते हो। पुलवामा के बाद में ये पावर दे दी गई, तो इन्होंने फटाफट इन चीज़ों की आवश्यकता है तो खरीद लो फटाफट। उसके अलावा स्पाइस 2000 बॉम्ब जो कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के अंदर यूज़ किए गए थे, ये वाले जो बॉम्ब हैं इनको इजराइल से लिया जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास हैं भी और लिए जा रहे हैं। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फ्रांस से ली जा रही है। ये हमारे पास में STRUM थी और ये हमारी स्पाइक है। फिर इग्लायस सिस्टम, ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि रशिया से लिया जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आ रहा है STRUM, तो ये हेलीकॉप्टर से लगी हुई है, लॉन्च करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे इससे हम टैंक को। यह स्पाइस बॉम्ब, अब स्पाइस बॉम्ब मतलब ये मिसाइल की तरह दिख रहा है ये बॉम्ब ही है। बॉम्ब को फेंकेंगे और खुद गिरेगा वो। ठीक है, जैसे धरती पे बोझ की तरह ग्रेविटी के कारण नीचे सीधा गिर जाएगा, लेकिन इसको पंख लगे हुए हैं थोड़े बहुत, तो थोड़ी ग्लाइडिंग कर सकता है ये, मतलब अपनी दिशा को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसी कारण से मिसाइल टाइप दिख रहा है ये बॉम्ब। उसके अलावा ये स्पाइक मिसाइल है, ऐसे पर्सन ने पकड़ा हुआ है नीचे बैठी हुई है और ऐसे मारेगा उसको भी। ठीक है, तो ये आ गई स्पाइक मिसाइल, ये भी टैंक के ऊपर मारेगा वो। और ये इग्लायस सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे मान लो दुश्मन देश के बड़े बड़े अगर एयरक्राफ्ट होंगे तो फिर आप S-400 यूज़ करो जो रशिया से लिया जा रहा है आपके द्वारा। फिर पृथ्वी मिसाइल हमने देखा था, अश्विन, वो हमने पीछे देखे थे, इंडिया का डिफेंस सिस्टम, वो वाले यूज़ कर सकते हो। आकाश मिसाइल को यूज़ कर सकते हो। अगर छोटा है, जैसे मान लो ड्रोन आपके आगे कोई पर्टिकुलर प्लेस में, या छोटे हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहे हैं आपके एरिया के अंदर में, तो उस समय आपको ऐसे अपने कंधे के ऊपर उठा के इसको मार सकते हो। तो वो आ गया हमारा इग्लायस सिस्टम। फिर आई प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल। प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल एक नई बैलिस्टिक मिसाइल आई हमारे पास में। फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, पृथ्वी मिसाइल। और ये प्रनाश मिसाइल नई बनाई, DRDO ने बनाया इसको, और नई है, 200 किलोमीटर की इसकी रेंज है। सरफेस से सरफेस पे मारेगी, सरफेस से सरफेस के ऊपर मारेगी। और इसके पहले हमने एक प्रहार मिसाइल बनाई थी जो 150 किलोमीटर की रेंज थी उसकी। तो ये क्या है, ये टैक्टिकल, अगर आपने कोई अटैक करना है उसके लिए काम आती हैं। और नॉन न्यूक्लियर मिसाइल है, न्यूक्लियर वेपन नहीं लेके जा सकते इसके अंदर में। यहाँ पे अगर आपको ये समझना हो, मतलब मैंने बोला टैक्टिकल के लिए यूज़ करेंगे इसको, टैक्टिकल के लिए जो छोटी छोटी रेंज की होती हैं उनको टैक्टिकल में यूज़ करते हैं। बड़ी वाली जो रेंज होती है उनको स्ट्रेटजिक तरीके से रखते हैं। अब इसका क्या मतलब आ रहा है, स्ट्रेटजिक का मतलब एक बड़ा वाला गोल, टैक्टिकल का मतलब एक छोटे वाला गोल। जैसे मान लो हमने स्ट्रेटजिक के अंदर में गोल बनाया, हमने पाकिस्तान की नेवी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेटजिक गोल है। टैक्टिकल गोल क्या होगा, टैक्टिकल गोल होगा हम जैसे कौन सी साइड से जाएंगे, हम साउथ से जाएंगे और उसके बाद में अटैक करेंगे उनके फ्रीगेट के ऊपर। और ये हमने इस साइड से जाएंगे, ठीक है, ये भी साउथ है, राइट साउथ लेफ्ट साउथ, यहाँ से जाएंगे और फिर हम उनके पेट्रोलिंग वेसल पे अटैक करेंगे। फिर हमने एक छोटा टारगेट बनाया, हम प्रनाश मिसाइल का यूज़ करेंगे और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को सिंक कर देंगे। वैसे उनके पास में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है तो उनको सिंक कर देंगे हम। तो ये होते हैं छोटे छोटे, मतलब एक बड़े से स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टैक्टिकल मूव बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्लान बनाया स्ट्रैटेजिक के अंदर में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर में, स्टॉक मार्केट के ऊपर अटैक करेंगे, हम इकोनॉमिक अटैक करेंगे, वो आ गया स्ट्रेटजिक गोल हमारा। टेक्टिकल में क्या है, हम पहले मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, उसके बाद हम एक टेररिस्ट अटैक करवाएंगे, उसके बाद हम कुछ और करवाएंगे, मतलब वो आ गया हमारा एक
स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक बड़े वाला गोल, टैक्टिकल में छोटे वाला गोल। तो जैसे जो हम बोलेंगे ये स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए रखी हुई है मिसाइल, मतलब वो कोई बड़ा सा पर्पज़ है। जैसे हमने स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए न्यूक्लियर मिसाइल रखी हैं 5000 किलोमीटर की रेंज, तो वो स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक इन द सेंस कि मतलब अब वो उसके बाद में कोई टैक्टिक्स वगैरह नहीं की जा रही है आपके द्वारा। जब कुछ भी नहीं काम आएगा तो फिर आप बड़ा सा स्ट्रेटेजिक गोल जो आपकी न्यूक्लियर वेपन है उनका यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो वो एक लार्ज स्ट्रेटेजी है हमारी, ठीक है। लेकिन छोटी वॉर को जीतने के लिए वो तो स्ट्रेटेजिक तरीके से काम आएगा, लेकिन टैक्टिकल तरीके से छोटे छोटे मूव होते हैं। तो टैक्टिकल मतलब छोटे छोटे गोल, और स्ट्रेटेजिक मतलब एक बड़ा सा गोल कंप्लीट तरीके से स्ट्रेटेजी बना के। तो ये जो मिसाइल हैं ये छोटे गोल के लिए रखी हुई हैं। 200 किलोमीटर यहाँ पे फाइट चल रही है दो आर्मी में, तो यहाँ पे मार दिया इसको, या हमने 200 किलोमीटर मारना है, ये हमारे आर्मी की कैंटोनमेंट में मारा, या उनकी फ्यूल सप्लाई के ऊपर मारा। अब यहाँ पे अग्नि 5000 किलोमीटर की उसकी रेंज है, उसको यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे कि अग्नि मिसाइल को यहाँ पे फेंक रहे हैं, वो तो बेवकूफ़ी है। छोटी मिसाइल मारेंगे यहाँ पे अग्नि वाली के लिए। हम अग्नि जैसी कंट्री जैसे चाइना के ऊपर अटैक करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर क्यों अटैक करेंगे? पाकिस्तान को है भी छोटी सी कंट्री है, तो उसके लिए हमारे ये काम आते हैं। उसके अलावा था पिनाका मिसाइल सिस्टम। पिनाका मिसाइल सिस्टम क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। तो इसमें छोटी छोटी मिसाइल होंगी, रॉकेट होंगे जिनका यूज़ किया जाएगा वॉर के टाइम में। जैसे चाइना के साथ वॉर है तो इनको यूज़ करेंगे। जैसे इसके अंदर में 12 रॉकेट हैं एक टाइम में, तो ये थोड़ी थोड़ी सेकंड के बाद में इनको लॉन्च करेगा, इकट्ठा लॉन्च करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के हमारे पास में काफ़ी सारे सिस्टम होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। DRDO ने बनाया हुआ है, और रेंज है इसकी 75 किलोमीटर तक की, और काफ़ी अच्छे वेपन है आप मान सकते हो। क्योंकि एक तो बड़ी वाली मिसाइल आप यूज़ करते हो तो उनका कॉस्ट 200-300 करोड़ होता है, तो वो मतलब काफ़ी कॉस्टली होती हैं। इनका यूज़ करोगे कॉस्ट थोड़ा कम होता है इनका, और स्पीड से भी आप 10-12 मिसाइल इकट्ठी लॉन्च कर सकते हो। पहले वाला पिनाका MK1 वर्जन था 40 किलोमीटर, MK2 वर्जन 72 किलोमीटर। अब आया हमारे पास में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है K4 मिसाइल। K4 मिसाइल किसने बनाई? DRDO ने बनाई। काम क्या करती है? ये न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकती है सबमरीन से। मतलब अग्नि मिसाइल हमने देखा, अग्नि मिसाइल क्या काम करती है? अग्नि सरफेस से सरफेस के ऊपर मार करती है। लेकिन अगर आपने सरफेस मिसाइल को पानी के अंदर से लॉन्च करना है, सबमरीन पानी के अंदर चलती है, तो ऐसा तो होगा नहीं। मतलब पानी के अंदर से वो कैसे आएगी, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे उसके अंदर में? ऐसा नहीं कि हर मिसाइल को पानी के अंदर से आप लॉन्च कर सकते हो, वो तो हो सकता है लॉन्च ही ना हो, या लॉन्च भी हो तो बीच के अंदर में ख़राब हो जाए। तो उसके लिए स्पेसिफिक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है मिसाइल को। तो ये है K4 मिसाइल जो कि पानी के अंदर से लॉन्च की जा सकती है, और ये न्यूक्लियर कैपेबल है। रेंज याद रखनी है इसकी, ये इंपॉर्टेंट है रेंज इसकी 35 किलोमीटर। उसके अलावा एवनगार्ड, ये रशिया की मिसाइल है, हाइपरसोनिक है ये, मतलब 5 मैक से ऊपर जाएगी। 1 मैक मतलब हमारा साउंड की स्पीड, और 5 मैक मतलब कि हमारा 5 मैक मतलब कि एक मैक 5 बार, और हाइपरसोनिक का मतलब 5 मैक से ऊपर। उससे कम होगा तो सुपरसोनिक। 1 मैक से लेके 5 मैक तक सुपरसोनिक हम बोल देंगे, 5 मैक के ऊपर हम हाइपरसोनिक उसको बोल देंगे। तो ये एवनगार्ड है रशिया की। नाम याद रखना है किसकी है, बस वो याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा DF-JETF ये चाइना की है, जिसको WU-14 भी बोलते हैं। मतलब अमेरिका वाले और नाटो वाले बोलते हैं इसको WU-14, और ये DF-JETF इसको बोलते हैं, ये चाइना की है, ठीक है। तो इनके नाम याद रखने हैं, एवनगार्ड, DF-JF कौन सी कंट्री की मिसाइल है। उसके अलावा आता है वर्णास्त्र। वर्णास्त्र क्या है? टॉर्पीडो है, एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो वर्णास्त्र। तो ये क्या है? ये भी एक मिसाइल टाइप है जो कि अटैक करने के काम आएगी सबमरीन के ऊपर में, ठीक है। अगर आपने सबमरीन के ऊपर अटैक करना है, जैसे यहाँ से इसको लॉन्च किया जा रहा है, जैसे तो ये हमारे पास में पेट्रोल वेसल या फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर, यहाँ से इसको लॉन्च करेंगे और ये पानी के अंदर जाएगी। अब पानी के अंदर में भी जैसे मैंने बोला हर कोई मिसाइल नहीं जा सकती। जो हमारी K4 थी वो पानी के अंदर से निकल के ऊपर जा रही थी, वो सबमरीन से निकल रही थी। ये सबमरीन को टारगेट करने के लिए बनाई गई है। तो सबमरीन को ट्रैक करेगी ये, उसकी वाटर की मूवमेंट वगैरह को देखेगी, उसके बाद में उसके ऊपर अटैक करेगी टॉर्पीडो। तो ये टॉर्पीडो भी इंडिया के द्वारा बनाएगी, और इसका नाम है वर्णास्त्र। ये पानी के अंदर जाके अटैक करेगी। तो वर्णास्त्र हमने देख लिया, एंटी सबमरीन इलेक्ट्रिक टॉर्पीडो है, बस ये याद करना है। और इसको हमने कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर है हमारे पास में, ठीक है। और एंटी वॉरफेयर के लिए हमारी छोटी पेट्रोलिंग वेसल होते हैं, वहाँ से फायर कर सकते हैं, या कई बार हेलीकॉप्टर से भी फायर कर देते हैं इसको, ठीक है। और इसको बनाया गया है DRDO की लेबोरेटरी है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इनके द्वारा इसको बनाया गया है। और इंडिया बाद में इसको सेल भी करेगा दूसरे देशों को। तो ये आ गया वर्णास्त्र। फिर INS नीलगिरी, ये हमने खुद बनाई, इंडिजिनस बनाई हमने ये। और ये हमारा क्या है? फ्रिगेट है, ये हमारा फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर से छोटा होता है ये मैं आपको करवा चुका हूँ, तो इसमें बार बार क्यों देखना फ्रिगेट क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है। तो ये न्यू स्टिल्थ मतलब छुपने की काबिलियत है इसके अंदर में, और फ्रिगेट है। और एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 17 अल्फ़ा, उसके अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो ये INS नीलगिरी को प्रोजेक्ट 75A अल्फ़ा के अंदर बनाया गया है। खंडेरी, खरंज, कावेरी, कलवेरी, ठीक है। तो वो
वाघीर, वेला, वाघशीर, वो जो है हमारी बनाई गई हैं प्रोजेक्ट 75 के अंदर में। और 6 हम सबमरीन बनाने की अभी ट्राई कर रहे हैं। ट्राई इन द सेंस अभी हम देख रहे हैं किसके साथ में बनाएंगे, क्या फ्रांस के साथ मिलके बनाएंगे या हम स्पेन के साथ, पुर्तगाल के साथ, किसके साथ मिलके बनाएंगे। उसका नाम है प्रोजेक्ट 75I। अभी वो मतलब चला नहीं है प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ, तो प्रोजेक्ट 75I के बारे में हम जानेंगे जब उसकी आवश्यकता होगी, मतलब जब वो आएगा। अभी हो सकता है इसको 5 साल लग जाए, 1 साल लगे, वो कितना भी टाइम लग सकता है, तो उसके बारे में बाद में देखेंगे। उससे पहले हमसे अगर क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट 75A फ्रीगेट समटाइम्स इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको बताना है कि ये फ्रीगेट से रिलेटेड है। तो INS नीलगिरी देख लिया, इंडिजिनस बनाया हुआ है और इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी से इसको बनाया गया। इसका क्या मतलब हुआ, छोटे छोटे पार्ट आप बनाओगे, अलग अलग डॉकयार्ड के अंदर में छोटे छोटे पार्ट बनाओगे, फिर उनको असेंबल करेंगे, तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन। इससे फास्ट हो जाता है काम और स्पेशलिस्ट तरीके से काम हो जाता है। अब उसके बाद आता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वराहा। तो इसमें सिंपल याद रखना है वराहा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये पेट्रोलिंग वेसल है। तो हमने देखा था एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे बड़ा हो गया, फिर डिस्ट्रॉयर हो गया, फिर हमारे पास में फ्रीगेट हो गया, उसके बाद में फिर छोटे कॉर्वेट पेट्रोलिंग वेसल आ जाते हैं। तो ये क्या है, पेट्रोलिंग वेसल है। ये छोटे छोटे मतलब वेसल होंगे जिनके अंदर में छोटा आपका सामान कैरी कर सकते हो अटैक करने के लिए। कोस्ट गार्ड का ऑफ शोर पेट्रोल वेसल है ये। ऑफ शोर मतलब शोर की ऑफ में जाके करेंगे, ऑन शोर नहीं है। पेट्रोलिंग का वेसल है, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल करने जाते हैं पुलिस वाले, वैसे ही ये काम करता है। और इसको LNT लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा इसको बनाया गया है। और ये ट्विन इंजन है, ठीक है। नो सॉरी, इसके अंदर में क्या कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर भी उतार सकते हैं। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतार सकते हैं, तो छोटे छोटे हेलीकॉप्टर, तो ये है। और इसी तरीके के फ्रीगेट डिस्ट्रॉयर होते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं साइज़ के अंदर में। और ये छोटे होने का फ़ायदा ये है कि जल्दी स्पीड से दौड़ेंगे। उसके अलावा यार्ड 4506 वज्रा, ये क्या है, ये भी पेट्रोलिंग वेसल है। तो इनके अंदर में मतलब ये तो ऐसा है तुक्के की तरह ये मतलब क्वेश्चन होते हैं। जैसे हो सकता है 2021 के लिए ये वाले क्वेश्चन जो हैं थोड़े पुराने हो जाएं और पेट्रोलिंग वेसल आ जाएं, क्योंकि इंडिया पेट्रोलिंग वेसल बनते ही रहते हैं, हर साल में 1-2 वेसल बनते रहते हैं। ये काफ़ी नंबर के अंदर होते हैं और काफ़ी ज़रूरत होती है, तो ये बनते रहते हैं। इनके क्वेश्चन आने के चांसेस मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि 100 में से 5 to 10% आप रख सकते हो। लेकिन अगर आपको डिफेंस पूरा करना है तो पूरा करके जाओ डिफेंस, फिर आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। तो ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल हैं और इसको लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा ही बनाया गया है और ख़ुद बनाया है इंडिया ने, मतलब ये इंडिया की कंपनी है, ये याद रखना है। लार्सन एंड टुब्रो इंडिया की कंपनी है। नेवी के अंदर में हम ऑलमोस्ट सब कुछ बना लेते हैं, ठीक है, मतलब हम खुद बना लेते हैं सब कुछ ही। हम टेक्नोलॉजी में थोड़ी मदद वगैरह ले लेते हैं, लेकिन नेवी के अंदर में हम काफ़ी ज़्यादा आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ रिलायंट हैं। एयरफोर्स के अंदर में हमारी हालत काफ़ी खस्ता है। फिर आता है अभ्यास। अभ्यास क्या है, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस। DRDO ने बनाया क्या, ये हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये क्या चीज़ है, एरियल टारगेट होगा, ऐसे इसको उड़ाएंगे और इसके ऊपर टारगेट लगाएंगे। जैसे आपने मिसाइल को टेस्ट करना है, तो मिसाइल को किस चीज़ के ऊपर टेस्ट करोगे, ओरिजिनल एयरक्राफ्ट पे तो टेस्ट कर नहीं सकते कि रफेल उड़ाया हुआ है, फिर रफेल के ऊपर मिसाइल का टेस्ट करेंगे, तो उससे तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के व्हीकल बनाए जाते हैं, ये हवा में उड़ेगा और ये टारगेट की तरह काम करेगा, इसके ऊपर अटैक किया जाएगा, ठीक है। और ये रियलिस्टिक तरीके का सिनेरियो देगा जिसके अंदर में हम अटैक कर सकते हैं एक ऑटोनोमस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये उड़ेगा और यहाँ पे मिसाइल रखेंगे और टेस्ट करेंगे मिसाइल को कि मिसाइल कितनी ज़्यादा पावरफुल है, क्या ये उससे बच सकता है या नहीं बच सकता। फिर आ गया अपाचे हेलीकॉप्टर। अपाचे हेलीकॉप्टर US से हमने लिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी, ये वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और हमने 22 के करीब में हम इनसे लेने वाले हैं, ठीक है। कुछ आ चुके हैं, कुछ और आएंगे और ये हमारे रिप्लेस करेंगे रशिया से लिए हुए MiG-25 और MiG-35 को। तो मिग सीरीज़ आपको पता है कि ये रशिया की सीरीज़ है, बस उतना पता होना चाहिए। किसको रिप्लेस करेंगे वो पता होने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट याद कर ली हमने, 8 आ चुके हैं, ठीक है, 22 टोटल आएंगे। और हेलीकॉप्टर की जब बात करेंगे तो मोस्ट एडवांस आएगा जो कि वर्ल्ड के अंदर में काम किया जाता है। और ये हैवी अटैक हेलीकॉप्टर हैं। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं या हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं, इनकी रेंज होती है जैसे हैवी, ठीक है, मीडियम वेट, लाइट वेट। तो ये आगे 3 रेंज के अंदर में, लाइट वेट के अंदर में तेजस आ रहा है हमारा, ठीक है। और इसी तरीके से आप डिफरेंट रेंज देखते हो, जैसे मिड के अंदर में रफेल आप देख लोगे, हैवी वेट के अंदर में रशिया का सुखोई 57 आ जाएगा, सुखोई 35 आ जाएगा। तो अलग अलग रेंज होती है और आप मिक्सचर रखते हो, मिक्सचर डाल के रखते हो कि कौन कौन सी रेंज के अंदर में कौन कौन सा रखना है। जैसे इंडिया के पास तेजस भी होंगे, इंडिया के पास सुखोई MKI भी होंगे, रफेल भी होंगे, वो अलग अलग रेंज के हैं, अलग अलग तरीके की उनकी रेंज होगी, प्लस अलग अलग तरीके का वो भार उठा के लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, हैवी अटैक है ये, मतलब एक तो अटैक करने के लिए बनाया गया है, तो इसमें मिसाइल यूज़ की जाएंगी।
गन वगैरह होंगी इसमें, और हैवी है तो मतलब ज़्यादा सामान लेके जा सकता है, ये पावरफुल है और मोस्ट एडवांस है ये। इसको फ्लाइंग टैंक भी बोला जाता है, सभी वेदर के अंदर में काम कर सकता है ये। बाकी इसका क्लाइंबिंग रेट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और काफ़ी वैरायटी ऑफ वेपन कैरी कर सकता है। 8 हार्ड पॉइंट है इसके ऊपर, मतलब 8 जगह पे मिसाइल डाल के आप लेके जा सकते हो इसके अंदर में। और काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल है ये, इलेक्ट्रॉनिक्स तरीके से बेस्ट एयरक्राफ्ट आप मान सकते हो। और ये काफ़ी लोअर रेंजेस पे भी ट्रैवल कर सकता है। जैसे मान लो ये हमारे पास हिमालयन रेंज है, यहाँ पे रडार लगा हुआ है चाइना का रडार कैप्चर कर रहा है इस रेंज को, ठीक है, इस रेंज को। तो ये काफ़ी लोअर रेंज के ऊपर में भी स्पीड से जा सकता है और बिना रडार की पकड़ में आए हुए अटैक कर सकता है दुश्मन देश के ऊपर। तो ये इसके बारे में। और यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास में अपाचे आ रहा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अंदर मिसाइल वगैरह गन वगैरह आप यूज़ कर सकते हो साइड में, ठीक है, जो पॉइंट वगैरह लगे हुए हैं, और अटैक आपके द्वारा किया जा सकता है। फिर आए चिनूक। चिनूक क्या है, ये भी हेलीकॉप्टर है, यूएस से ही लिया जा रहा है, ठीक है। और करेगा क्या, ये हैवी लिफ्टिंग करेगा ये। तो ये क्या था, ये अटैक करने वाला था, ये सिर्फ लिफ्टिंग के लिए है। जैसे नीचे से आपने ये आर्टिलरी, इसको आप ऊपर उठा रहे हो, या इसके अंदर टैंक आप रखोगे और टैंक को लेके जाओगे। जैसे ये आर्टिलरी अगर मान लो आपने लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर लेके जानी है, तो इसको ऐसा तो है नहीं सिर के ऊपर उठा के लेके जाओगे, और ऐसे एरिया के अंदर में तो कोई हमारे पास में रोड वगैरह नहीं होगा, तो इनको उठा के लेके जाते हैं। जो हैवी लिफ्ट इस टाइप के व्हीकल होते हैं उनमें उठा के लेके जाते हैं, या हमारे पास में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे, उनमें डाल के लेके जाते हैं। तो ये मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। मल्टी रोल का सिंपल मतलब ये हो रहा है कि एक से ज़्यादा रोल काम कर सकता है ये। तो क्या करेगा, जैसे मान लो आपने एक, तो इनको भी उठा सकता है। अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइम में रेस्क्यू करना है वो भी कर सकता है। एज अ एम्बुलेंस एक्ट कर सकता है, अगर बीमारी होती है लद्दाख के अंदर किसी को बीमारी होती है, वहाँ पे जाके उठा के लेके आ सकता है उनको। तो ये काफ़ी सारे काम कर सकता है, मल्टी रोल है। और ये जो है ये स्पेसिफिकली अटैक के लिए बनाया गया है, लेकिन आप दूसरे काम तो कर ही सकते हो, तो आपकी अपनी इच्छा है। फिर आ गया हमारे पास में 24 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो नाम से पता लग रहा है हेलीकॉप्टर है, मल्टी रोल है, मतलब काफ़ी रोल कर सकता है, अटैक भी कर सकता है ये, सर्च एंड रेस्क्यू में काम कर सकता है ये, ठीक है, एम्बुलेंस की तरह काम कर सकता है, डिज़ास्टर रिलीफ के टाइम में काम कर सकता है, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। और ये जो है नेवी के लिए लिया जा रहा है, ये बात याद रखनी। जैसे पानी आपको दिख रहा है, नेवी के लिए लिया जा रहा है। अपाचे हेलीकॉप्टर हमारा नेवी के लिए नहीं लिया जा रहा, वो आर्मी के लिए है। ये वाला नेवी के लिए लिया जा रहा है। और ये ज़्यादा पावरफुल इसीलिए भी है क्योंकि ये सबमरीन को हंट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब आप इससे सबमरीन को आप ट्रैक कर सकते हो, उनको हंट करने के लिए मिसाइल लॉन्च कर सकते हो। तो ये ज़्यादा पावरफुल हमारे लिए है, बिकॉज हमें चाइना की सबमरीन को टैकल करना है, तो उसके लिए है ये हमारे द्वारा MH-60R हेलीकॉप्टर। और यूएस से इसको लिया जाएगा, तो ये बात याद रखनी है, किस कंट्री से लिया जा रहा है वो याद है। और कंपनी कौन बना रही है, कंपनी लॉकहीड मार्टिन बना रही है इसको। तो ये याद ना भी रहे, पर यूएस याद रहना चाहिए कि किससे लिया जा रहा है। फिर आता है KA-226T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो ये लाइट आ गया, वो हैवी था, वो अटैक था, ये यूटिलिटी है, मतलब छोटा मोटा काम करेगा, ये घर गृहस्थी का वो उस टाइप का काम है ये इसका। जैसे उठा के लेके जाना किसी को, इसमें वेपन भी लगा सकते हैं हालांकि आप, लेकिन नॉर्मल काम इसका वर्सेटाइल तरीके का ये काम करेगा। जैसे सर्च रेस्क्यू में, मेडिसिन के अंदर में, डिज़ास्टर रिलीफ के टाइम में इसको यूज़ कर लेंगे। तो रशियन लाइट हेलीकॉप्टर है, मतलब छोटे छोटे बेबी होंगे, ये सस्ते होंगे, अपाचे के मुकाबले काफ़ी सस्ते होंगे, और इनके अंदर वेट कम लेके जा सकते हैं ये। और इंडिया और रशिया जॉइंट तरीके से इसको बनाएंगे। 2015 में बोला गया था कि ऐसा बनाया जाएगा, अभी तक उसकी डील फाइनलाइज नहीं की गई है। मतलब एक तरीके से कब इसको बनाया जाएगा, कहाँ पे बनाया जाएगा, इसमें से कुछ रशिया से बन के आएंगे और कुछ इंडिया में बनाए जाएंगे। लेकिन ये काफ़ी समय से, मतलब ठंडे बस्ती के अंदर प्रोजेक्ट था, अभी रिसेंट के अंदर में बात हुई थी इसके ऊपर कि इसको स्पीड अप करेंगे। तो अभी इसके ऊपर कोई ज़्यादा बातें नहीं की गई हैं एक्चुअल में क्या किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी सारस एयरक्राफ्ट के बारे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन द सेंस इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया का फर्स्ट एवर इंडिजीनस लाइट पैसेंजर एयरक्राफ्ट। तो पैसेंजर एयरक्राफ्ट, ये बात नहीं की जा रही रफेल की, बात नहीं की जा रही मिलिट्री की, बात नहीं की जा रही, पैसेंजर जिसमें हम ट्रैवल करते हैं वो वाला। और लाइट है मतलब इसके अंदर में कम सीटें होंगी, और इंडिजीनस है मतलब इंडिया ने पहली बार खुद बनाया। अदरवाइज़ इंडिया मेनली जो कंपनी काम करती है इसके अंदर में, बोइंग वगैरह, यूएस की कंपनीज ज़्यादा इसके अंदर में प्रचलित हैं जिनसे हम एयरक्राफ्ट खरीदते हैं। जैसे अगर इंडिया में भी किसी ने एयरक्राफ्ट चलाने हैं हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर में, तो वो यूएस से परचेज़ करेगा उनको, उसके बाद उनको चलाएगा और पैसे कमाएगा। लेकिन ये वाला हमने खुद बनाया, और इसको इंडक्ट कर लिया जाएगा 2024 से। इसको हम यूज़ कर सकते हैं वेरियस पर्पज़ के लिए, ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए भी, वीआईपी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इमरजेंसी में, प्लस इसको पैसेंजर एयरक्राफ्ट की तरह भी यूज़ कर लिया जाएगा, जिसके लिए मेनली बना हुआ है। तो इसको किसने बनाया हुआ है, इसको बनाया गया है CSIR की नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा।
तो ये याद रखना है आपने। और 2004 में फर्स्ट इसकी फ़्लाइट टुक ऑफ हुई थी, उसके बाद में इतना सारा टाइम लग गया इसको अप्रूवल मिलने के अंदर में, बनने के अंदर में। और ये 70 से 90 सीटों का होगा, मतलब लाइट एयर पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आता है डॉर्नियर 228। ये क्या चीज़ है? ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। जैसा चीनूक हमारा हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर था, वैसे ही ये हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आ रहा है। अगर आपने काफ़ी सारे ट्रूप्स की मूवमेंट को करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या कई बार टैंक वगैरह को लेके जाना है, तो उनको ले जाने के लिए फटाफट आपके पास में एयर पावर होनी चाहिए। ये लॉजिस्टिक्स के अंदर में काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो लॉजिस्टिक्स किसी भी हमारी आर्मी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास में कंटिन्यूस सप्लाई है, आर्म्स की सप्लाई है, ट्रूप्स की सप्लाई है, जैसे ये आपकी पोस्ट है, यहाँ पे आप फाइट कर रहे हो, तो कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए आपके पास में। जो वेपन वगैरह होते हैं वो भी कंटिन्यूस होने चाहिए, बिकॉज वो एकदम ख़त्म हो जाते हैं जब वॉर स्टार्ट होती है। तो उसके लिए ये सब हमें आवश्यकता है, और HAL के द्वारा इनको डेवलप किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। उसके अलावा एक C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये भी है हमारे पास में। जैसे मैंने बोला, अलग अलग वेराइटी रखी जाती है। इसको HAL ने बनाया हुआ है, और इसको टाटा हमारी कंपनी और एयरबस हमारी नीदरलैंड कंपनी, उनके द्वारा मिलके इसको बनाया जा रहा है। मतलब एयरबस कंपनी बनाती है इसको, टाटा ने पार्टनर बना हुआ है टाटा इनके साथ में। तो ये C295 याद रखना है। उसके बाद आता है AWAC, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों, जब भी हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर में, एयरफोर्स के अंदर में हम मेनली जो आम आदमी को दिखता है, या जो मतलब बाहर से दिखता है, वो दिखते हैं एयरक्राफ्ट कि जो अटैक करेंगे, जो वेपन लेके जाएंगे, वो हमारे पास में मेन होते हैं। लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट एक और एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं अवेयरनेस होना। जैसे मेरी टाइम अवेयरनेस होती है, मतलब कौन शिप आ रही है, जा रही है मेरी टाइम डोमेन के अंदर में, वैसे ही एयरबॉर्न डोमेन के अंदर में कहाँ से, जैसे इस केस के अंदर में ये मान लो ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, तो हमें पता होना चाहिए यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ, ठीक है, वो पता होना चाहिए। मिसाइल कोई लॉन्च हुई, वो पता होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पता करने के लिए एक एयर के अंदर में अवेयरनेस होने के लिए हमारे पास में रडार सिस्टम होना चाहिए अच्छा सा। तो एक होता है नीचे ग्राउंड के ऊपर रडार लगाना, ठीक है, वो तो उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं कि वो कितनी एक्यूरेसी से पिक कर सकता है। लेकिन एक अगर हवा के अंदर में आपके पास में रडार हो जो हवा में घूम रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी तो फिर अपने तरीके वाली होगी। वो ये भी चेक कर सकता है अगर वहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च करने वाला है तो, या वहाँ से एक पर्टिकुलर एयरबेस से एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी, वो दूसरे एयरबेस के ऊपर जा रहा है। इन सब इंटेलिजेंस को पता करने के लिए हमारे पास होता है एक टेक्नोलॉजी जिसको बोला जाता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ये क्या चीज़ होती है? ये इस टाइप का एयरक्राफ्ट होता है। जैसे मान लो आपने पीछे वाले एयरक्राफ्ट देखे, ये हमारे पास में C295 है। हमने क्या किया, इस एयरक्राफ्ट के सिर के ऊपर लगा दी रडार, बड़ी वाली रडार लगा दी इसके सिर के ऊपर, और इसको भेज दिया है। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल। तो ये हवा के अंदर होगा, ये हवा के अंदर ही रहेगा मोस्टली। हमारी एयरफोर्स तो नीचे है, ये हवा के अंदर में रह के, ये इसके पास में रडार है, उससे चेक करके बताता रहता है क्या हो रहा है एयर के अंदर में। और ये इन्फॉर्मेशन देगा अगर हमें पता लगता है कि मान लो पाकिस्तान के किसी एयरबेस से एयरक्राफ्ट उड़ रहा है इंडिया की तरफ में, तो ये उसको पहले ही बता देगा। तो इंडिया भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ये उसका ये फ़ायदा होता है। अगर कोई मिसाइल फायर होने वाली है तो उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे देता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उस लिहाज से, मतलब ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो AWAC इसको बोलेंगे, और इसको नेत्रा भी बोला जाता है हमारे द्वारा, ठीक है। इस सिस्टम को DRDO ने इसको डेवलप किया हुआ है। और इसके अंदर में क्या क्या है, एसा रडार है, सर्विलेंस रडार है, इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन काउंटर मेजर है। मतलब ये क्या काम कर रहा है, आपका रडार से पता कर रहा है। इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर भी हैं जो कि काम आएगा अगर दुश्मन देश जाम वगैरह करने की कोशिश करता है रडार वगैरह सिस्टम को, तो ठीक है। और ये सैटेलाइट वगैरह के साथ में कनेक्टेड है। मतलब काफ़ी ज़्यादा एडवांस तरीके से ये पता करने में सक्षम है कि कौन सा दुश्मन देश का एयरक्राफ्ट है, कौन सा इंडिया का है, कहाँ पे जा रहा है, वो कोई मिसाइल तो नहीं लॉन्च की। ये सब चीज़ें ये पता करता है। उसके अलावा एक और चीज़ जो हमें ध्यान देनी है यहाँ पे, वो है एसा रडार। तो एसा जो रडार होती है, ये एक पहले के टाइम में जो रडार होती थी वो नॉर्मल तरीके से ऐसी होती थी। जैसे मान लो ये आपके पास में रडार है, ये यहाँ से एयरक्राफ्ट से नीचे जुड़ी हुई है, ये एयरक्राफ्ट यहाँ से, तो ये एक डायरेक्शन के अंदर में अपनी बीम छोड़ के पता कर सकती थी। तो इसके कारण क्या करना पड़ता था, अगर आपको 360 डिग्री का व्यू लेना है तो इसको घूमना पड़ता था, मैकेनिकल तरीके से ये घूमती थी। तो उसमें एनर्जी आपकी ज़्यादा लगती थी और ये ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती थी। लेकिन ऐसा जो रडार हैं वो क्या होती हैं, ऐसा रडार इस तरीके का दिखेगा आपको, डब्बू सा, उसके अंदर में छोटे छोटे रडार लगे होंगे काफ़ी सारे, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर में वेव्स को छोड़ेंगे। और इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, मतलब इसको घूमने की आवश्यकता नहीं होती है, कवर कर लेता है आसपास का एरिया। तो इसको मैकेनिकल तरीके से घूमने की आवश्यकता नहीं है, गोल गोल 360 डिग्री के अंदर में ये कर लेता है। और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अलग अलग वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये छोड़ती है। उसके कारण अगर आपने जैम करना हो, मान लो ये छोड़ रही है
4 तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आपने जाम करना है, आप एक फ्रीक्वेंसी को जाम करोगे, दूसरी फ्रीक्वेंसी से पता कर लेगा ये आपका एयरक्राफ्ट है उस लोकेशन पे या नहीं। तो उस कारण से एसआर रडार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं और इंडिया के पास ये वाली रडार है और हम इसराइल वगैरह से मंगवा लेते हैं इस टाइप की रडार वगैरह का सिस्टम। ठीक है, तो इंडिया के पास में इस टाइप की एसआर रडार है, पाकिस्तान के पास में एसआर रडार नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। और ये काफ़ी एडवांस रडार सिस्टम है जो कि मतलब होना चाहिए किसी के पास में भी। फिर आता है धनुष। धनुष क्या है, इंडिया की फर्स्ट लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है। आर्टिलरी गन मतलब गन है जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट साइज़ के अंदर है। तो इस टाइप की गन होगी, नॉर्मल हाथ से चलाओगे, ये वाली बड़े साइज़ की होगी और इसमें थोड़े बड़े बड़े गोले डलेंगे और उसको फायर आप कर सकते हो। इंडिजिनस अपग्रेडेड वेरिएंट है ये किसका, जो बोफोर्स स्कैम हुआ था हमारा। बोफोर्स स्कैम के अंदर में बोफोर्स हम एक गन ले रहे थे स्वीडन से, उस स्कैम को बोला जाता है जिसके अंदर में हमारे काफ़ी नेताओं के नाम आए थे। और ये जो है बोफोर्स उसका अपग्रेडेड वेरिएंट है। तो बोफोर्स स्कैम ये राजीव गांधी जी के टाइम में हुआ था और उसके बाद में फिर 1919 के अंदर में कारगिल के अंदर में इस वाली गन ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बोफोर्स ने, क्योंकि पाकिस्तानी ऊपर थे, पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए थे। तो ये वाली गन जो थी ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रही थी उनको, बोफोर्स जो थी तो काफ़ी डैमेज कर रही थी। और इसका अपग्रेडेड वेरिएंट जो हमने खुद बनाया हो उसको बोलते हैं धनुष। ठीक है, उसके अलावा ये एक और गन आ रही है जिसका नाम है MK14 5 इंच 62 कैलिबर नेवल गन। सो क्या है, MK45 याद रखना है। MK45 क्या है, इस टाइप की गन है जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर लगी हुई है। अब ये क्यों ज़रूरत है इसकी, चलो उससे पहले ये समझ लेते हैं। US से हमने इसको ख़रीदा हुआ है और ये नेवल गन है, बंदूक है नेवल वाली। जैसे ये हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर है या मान लो फ्रीगेट है या पेट्रोलिंग वेसल है, कुछ भी है। अगर मान लो इसके नज़दीक कोई दूसरा एयरक्राफ्ट आ जाता है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो छोटी 5-10 किलोमीटर की रेंज के अंदर है या 10-20 किलोमीटर या 500 मीटर की रेंज में आ गया, तो आप क्या करोगे, क्या आप उसके ऊपर मिसाइल फायर करोगे। जैसा मैंने बोला मिसाइल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। मिसाइल का कॉस्ट 50 करोड़ से लेके हमारा 300 करोड़ 500 करोड़ तक हो सकता है। तो आप क्या मतलब 200 करोड़ सीधा ही फेंक दोगे दूसरों के ऊपर। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए गन का यूज़ किया जाता है, पावरफुल गन का यूज़ किया जाता है। और ये काफ़ी एडवांस लेवल की आप मान सकते हो, US से हमने गन ली हुई है तो इनका यूज़ करते हैं ताकि कम खर्चा हो दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS, ये एक डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि US इंडिया को दे सकता है, इंडिया परचेज़ कर सकता है। तो मतलब एक तरीके से ये कंसोलेशन प्राइस की तरीके से इंडिया खरीद रहा है S-400। मतलब हम रशिया से ले रहे हैं तो आपसे भी कुछ ले लेते हैं, अदरवाइज़ इंडिया को मतलब ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं है इस वाली एयर डिफेंस सिस्टम की। तो बस नाम याद रखना है इसका। फिर आया K9 वज्रा टी गन। तो ये भी क्या है, ये भी आर्टिलरी सिस्टम है। ये थोड़ा और पावरफुल है, 47 kg के बॉम्ब इसमें जा सकते हैं, 43 किलोमीटर ये मार करेगा। तो पहाड़ों के ऊपर में मार करने के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसको L&T के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। तो ये भी जो हमने पीछे आर्टिलरी गन देखी धनुष, वैसे उसी तरीके के काम है, बस इनका अलग अलग तरीके वाले हैं थोड़े, मतलब क्या रेंज होगी इनकी, कैसे फायर होंगे, उसमें डिफरेंस है। फिर सारंग M46 जिसको बोला जाएगा, ये भी आर्टिलरी गन है जैसा आपको दिख रही है यहाँ पे। इसकी रेंज भी देख लो 27 से 36 किलोमीटर है, इंडिजिनसली इसको बनाया गया है। और ये भी आप देख सकते हो इसकी रेंज ज़्यादा है और ये ज़्यादा बड़े बड़े गोले लेके जा सकती है। फिर आता है आत्मनिर्भर भारत और कुछ चेंजेस जो 2020 के अंदर में डिफेंस सेक्टर के अंदर आए। ये वाला जो मटेरियल होगा ये हमारा थोड़ा मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा होगा, मतलब इसमें थोड़ा मेंस वाला आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा, क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। तो क्या इसके अंदर में चेंजेस हुए, फर्स्ट इसमें आएगा FDI की ऑटोमेटिक रूट से लिमिट को 49 से बढ़ा के 74 कर दिया। तो ये प्रीलिम में काम आ सकता है, प्लस मेंस के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे डिफेंस सेक्टर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए FDI को इंक्रीज़ किया गया, क्या आप सोचते हो इससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, तो वो आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा सेकंड आया काफ़ी 101 मिलिट्री के जो इक्विपमेंट थे उनको बोला गया कि उनका इंपोर्ट बैन किया जाता है, उनको सिर्फ इंडिया के अंदर में बनाया जाएगा। तो ये हमारा सेकंड चेंज आता है। फिर आता है, अब इसके अंदर में आपने मतलब ये सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि 101 मिलिट्री। अब फालतू के अंदर में इसके अंदर में मतलब ऐसा होता है जब नई नई चीज़ें होती हैं तो आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर फ्लड के अंदर आ जाती हैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के, फिर उसके ऊपर जिनको पता नहीं होता, जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती, वो छोटी छोटी चीज़ों, जैसे ईरान ने किसी के ऊपर बॉम्ब फेंका, ईरान के ऊपर बॉम्ब फेंका, तो वो कोई न्यूज़ नहीं होती, UPSC के लिए किसी काम की नहीं है वो जस्ट अंडरस्टैंड करनी है, बस देखा एक मतलब हेडिंग देखी बस ख़त्म। मतलब उसके ऊपर ऐसा नहीं कि एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं होती उसके ऊपर कि 500 पेज की एनालिसिस करो। तो ऐसे भी इसके अंदर में सिर्फ ये समझना है कि 101, अब ये भी कोई प्रीलिम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, ये भी मतलब UPSC के लिए रिडंडेंट फैक्ट है। ऐसे नॉलेज लेनी है वो अलग बात है, बट कई बार ऐसा होता है जो फर्स्ट टाइमर होते हैं उनको उतनी नॉलेज नहीं होती और वो कई फालतू की चीज़ों के अंदर टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा इतनी सारे मतलब भीड़ हो चुकी है, तो अपनी अपनी तरीके से लोग वीडियो बनाते रहते हैं।
कुछ एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ एग्ज़ाम के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। यूपीएससी के लिए हाथ से आपको ये देखना पड़ता है कि यूपीएससी के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें किसी और एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट होंगी, जहाँ पे पूछ लेंगे कि हाँ कितने इक्विपमेंट को बैन कर लिया, तो वो इंपॉर्टेंट है उस लिहाज से, तो उसमें आप पढ़ते रहो 10-20 मिनट की वीडियो देखो। लेकिन यूपीएससी के लिहाज से आपको मतलब छोटी छोटी बॉल बाय बॉल कमेंट्री देखनी होती कि हाँ ईरान के साइंटिस्ट को मार दिया, अब ईरान ने रिटेलिएट किया, उसके ऊपर वीडियो बना दी 20 मिनट की, फिर उसके बाद इजराइल ने कुछ किया, उसके ऊपर वीडियो बना दी। यूपीएससी के अंदर में ऐसा नहीं देखना होता है। ऐसे चलोगे तो फिर आपके पास में काफ़ी मटीरियल हो जाएगा जो कि फालतू का होगा, बेकार होगा, और आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फिर आता है कॉर्पोरेटाइजेशन करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की, ये भी देखेंगे क्या बात बोली जा रही है। डिफेंस एक्सपोर्ट जो था 2017-18 के अंदर में 4000 करोड़ के करीब था, और वो लगभग हमारे पास में डबल हो गया, डबल से मतलब 2.5 गुना हो गया, 10,500 करोड़ हो गया। अब ये पूछ सकते हैं एक्सपोर्ट को मतलब कैसे बूस्ट किया जा सकता है, तो उसके अंदर ये फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कि हमने एक साल के अंदर में हमने 18-19 के अंदर में उसको डबल कर दिया, ऑलमोस्ट डबल से ऊपर। हमारा टारगेट है 35,000 का, 35,000 का है, मतलब 3 गुना करना है इसको 2024 तक। फिर उसके बाद डीआरडीओ चीफ के द्वारा बोला गया, सतीश रेड्डी जी के द्वारा बोला गया, इंडिया सेल्फ रिलायंट हो जाएगा 6 ईयर के अंदर में। जो भी हमारे द्वारा बनाई जा रही हैं डिफेंस के अंदर में, मतलब हम सब कुछ बना सकते हैं ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें हम सीख रहे हैं, बट 5 साल के अंदर में सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों से अच्छी टेक्नोलॉजी लेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर अच्छी टेक्नोलॉजी बाहर अवेलेबल है, हमें आवश्यकता है तो हम ले लेंगे, बट ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिसको हम खुद नहीं बना सकते, चाहे थोड़ा घटिया क्वालिटी की सही, लेकिन बना सकते हैं, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। तो अब इसी को घुमा के क्वेश्चन आ सकता है आपके ऊपर। अब क्वेश्चन कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे ये आ सकता है व्हाट नीड टू बी डन, क्या करना चाहिए इंडिया को अगर डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट 35,000 वाला अचीव करना है 2025 तक, तो क्या करना चाहिए हमें। फिर इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग के साथ क्या इशूज़ हैं वो हमें देखना है। उससे पहले देखते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इन क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद फर्स्ट अगर बात करते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मतलब गोला बारूद बनाने वाली फैक्ट्रियाँ। अंग्रेज़ों के टाइम में इनको बनाना शुरू किया गया था, और अंग्रेज़ों के टाइम में फर्स्ट 1712 के अंदर में इसको बनाया गया था वेस्ट बंगाल में, गन पाउडर की फैक्ट्री, तो ये हमने बनाई थी। और उसके बाद में 41 फैक्ट्रीज़ हैं, मतलब ये क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, कोई एक फैक्ट्री की बात नहीं की जा रही, हमने एक एक कर करके हर फैक्ट्री अलग अलग काम कर रही है, इस तरीके की 41 फैक्ट्री हैं। और 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर हैं, 5 रीजनल कंट्रोलर्स ऑफ सेफ्टी, जैसा नाम है वैसा ही काम है इनका, ये ट्रेनिंग करवाएंगे, ये मार्केटिंग करेंगे प्रोडक्ट की, और ये रीजनल सेफ्टी को कंट्रोल करने के लिए हेडक्वार्टर हैं, जो भी फैक्ट्री के अंदर गोला बारूद बनेगा उसकी। फिर हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम के अंदर में। और ये एक अम्ब्रेला बॉडी है, जैसा हमने देखा ये सब चीज़ें इसके अंदर में आ रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये अभी के कंटेक्स्ट में ये एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है अभी ये, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, आप कोई बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो जहाँ पे मतलब आप प्रॉफिट लॉस अपना देख रहे हो, आपको क्या पड़ी हुई है प्रॉफिट लॉस की, आपका सारा खर्चा मिनिस्ट्री उठाएगी। जैसे मान लो आपका दिवालिया हो चुके हो, आप कुछ भी नहीं बनाते, एक सड़ा हुआ गोला बारूद आप बनाते हो, उस सड़े हुए गोला बारूद के बदले भी आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि सैलरी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई बैलेंस शीट में, या आपको ये दिखाना है कि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कितना नुकसान कर रही है, कि बड़ा दुख हो रहा है हमें। आपको कोई मतलब नहीं है, एम्प्लॉय काम करेंगे, उनको मतलब वो आराम से काम करेंगे, आराम से चाय समोसे खाएंगे, और जब उनको सैलरी का टाइम होगा तो मिनिस्ट्री सैलरी प्रोवाइड करवाएगी, उसमें उनका कोई लेखा जोखा नहीं है, अकाउंटेबिलिटी काफ़ी कम है उनके अंदर में। तो जब हम बोलते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन करनी है, तो ये बोला जा रहा है ये जो सबऑर्डिनेट ऑफिस है इसको हटाओ भाई, इसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, पूरा बर्डन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर है। इसको हटा के सेपरेट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में इन सबको या तो 41 कंपनियां बना दो या एक कंपनी बना दो सेपरेट। जब कंपनी बनती है तो कंपनी की अकाउंटेबिलिटी होती है, उनकी ऑडिटिंग होती है, हर एक कंपनी को एक्सप्लेन करना पड़ता है, मतलब उनका प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट, बैलेंस शीट देखी जाएगी। तो अगर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो बता रही है कि मान लो आप 50 करोड़ का नुकसान कर रहे हो, तो सरकार देखेगी यार ये तो 50 करोड़ का ये वाली नुकसान कर रही है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। अदरवाइज उनको काफ़ी सेफ्टी, अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है तो उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ से, सैलरी मिलेगी, आराम से खाओ पियो ऐश करो, और उनको निकालना, एम्प्लॉय को निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। अब ये नहीं बोला जा रहा प्राइवेट कर देंगे, लेकिन इनको बोला जा रहा थोड़ा कंट्रोल ढीला करेगी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कंट्रोल ढीला करेगी और कंपनी की तरह रखेगी, ताकि देखा जा सके कितना अच्छा वर्क कर रही है, कितना बुरा वर्क कर रही है। तो क्या बोला जा रहा, मेजर चंक वेपन जो इनके द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस आर्मी वगैरह को दिए जाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा, लेकिन इनकी क्वालिटी जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। क्या क्या बनाते हैं ये,
सिविलियन मिलिट्री ग्रेड आर्म बनाते हैं, मतलब जो हमें अगर सिविलियन को भी अगर लेना है कोई आर्म वगैरह तो वो भी इनके द्वारा बनाया जाएगा, सिर्फ यही बनाते हैं। एक्सप्लोजिव बना लेते हैं, प्रोपेलेंट बनाते हैं, केमिकल बनाते हैं मिसाइल के लिए, मिलिट्री व्हीकल, आर्मर्ड व्हीकल, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं ये जो फैक्ट्रीज़ हैं। और कॉर्पोरेटाइजेशन का मतलब है कि आप क्या करोगे, आप इनको चेंज करोगे, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर में कंपनी बना दोगे इनकी, ठीक है। और वो कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा उनकी होगी, मतलब प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हो आप उसको, पब्लिक ही होगी, बट आप मिनिस्ट्री से कंट्रोल ढीला कर रहे हो इसका, ये बोला जा रहा है। और सितंबर 2020 के अंदर में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सेट किया गया, जिसको बोला गया कि मतलब आप बताओ कॉर्पोरेटाइजेशन कैसे कैसे क्या काम करना चाहिए, पूरी प्रोसेस को गाइड करो आप। तो उसका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा था ट्रेड यूनियन के द्वारा कि ऐसा मत करो, क्योंकि इनको लग रहा है कि बाद में मतलब ये तो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप के अंदर इनको प्राइवेटाइज करेंगे, जो कि बोला जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है काफ़ी इनएफिशिएंट तरीके से काम कर रही हैं, तो इनको प्राइवेटाइज किया जाए। रीज़न आ रहा है कॉर्पोरेटाइजेशन का क्या, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर में 2019 के अंदर सीएजी के द्वारा क्या बोला गया, सीएजी ने बोला इनका ओवरहेड कॉस्ट मोर देन है जो इनका नॉर्मल बजट, जो नॉर्मल इनका गोला बारूद बनाने का बजट है उसका, तो ओवरहेड कॉस्ट 33% के करीब आता है। मतलब ये अगर 100 रुपये इनको दिए जा रहे हैं तो ये 33 रुपीज़ ओवरहेड कॉस्ट है, मतलब जो बिना गोला बारूद के लिए काम नहीं किया जा रहा, गोला बारूद सेपरेट है। 31% की चीज़ के लिए, या तो सेफ्टी चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या चाय समोसे खाने के लिए, इसका कोई वेपन नहीं बन रहा। तो मतलब इतना चाहिए, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है मनी की, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। फिर नेक्स्ट आता है डिलेड प्रोडक्शन, और इनकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिले से हो रही है, आराम से काम करते हैं ये, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने सिर्फ मतलब 49% जितनी आइटम इन्होंने बनानी थी उसको अचीव किया, बाकी आराम से काम कर रहे हैं। तो इनको कॉर्पोरेटाइज करो। और आपको लगता है कोई इनमें से, मतलब मान लो 41 कंपनी बना दी, उनमें से कोई एक कंपनी काफ़ी ज़्यादा गड्ढे में जा रही है, तो उसको बाहर निकाल दो, कंपनी को प्राइवेटाइज कर दो, एक एक करके तोड़ो इनको। तो ये बोला जा रहा है इनके द्वारा। और जैसा बोला गया 1 साल के अंदर जो इन्होंने परचेज़ किया था उसका 52% तो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, उसका यूज़ नहीं किया इन्होंने 1 साल के अंदर, जो किया जाना चाहिए था। तो आत्मनिर्भर भारत के अंदर ज़्यादा ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए आप करो कि इनको कॉर्पोरेटाइज कर दो। इशू इसके अंदर ये आ रहा है, कॉर्पोरेटाइज करेंगे तो ट्रेड यूनियन बोल रही इवेंचुअली आप प्राइवेटाइज करोगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा करके काम कर रहे हो आप, ठीक है। और इससे मतलब एक तो आप हमें बोल रहे हो हम अच्छे से काम नहीं करते, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर के अंदर में कोई कंपटीशन नहीं है, हम पूरे तरीके से डिपेंडेंट होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। कोई बाहर की कंपनी, मतलब और कौन खरीदेगा, आतंकवादियों से तो डील लेंगे नहीं है, तो सिर्फ गवर्नमेंट ही खरीदती है। तो अगर आप सोचते हो हमें प्राइवेटाइज़ करोगे या हमें कॉर्पोरेटाइज़ करोगे और फिर सोचोगे कि मतलब काफ़ी एफिशिएंसी आएगी या हमें प्रॉफिट करके दिखाना है, तो प्रॉफिट हम कहाँ से दिखाएंगे जब गवर्नमेंट सिर्फ इकलौता हमारे पास में डीलर है, वेंडर है, गवर्नमेंट ही सिर्फ एक इकलौता बायर है, और हम परचेज़ करने के लिए मतलब गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देती है और गवर्नमेंट ही सिर्फ हमसे खरीदती है। अगर वो अच्छे से ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे तो हम भी कैसे अच्छे से बनाएंगे। तो बेसिक इनका मतलब ये है कि ये कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर प्राइवेट पर्सन का भी फ़ायदा करवाने के लिए आप प्राइवेट पर्सन भी उसके अंदर में डिमांड करेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और हम उस प्रोडक्ट को सर्व करेंगे। सिर्फ एक ही बायर है मार्केट में, वो है गवर्नमेंट। तो अगर आपने प्राइवेटाइज़ किया हमें, तो हम तो वैसे भी सस्टेन नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं देख सकते कि हम सस्टेन कर रहे हैं या फ़ायदा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसमें फ़ायदे नुकसान की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में हमारे जो बायर हैं वो ज़्यादा नहीं है, बायर सिर्फ गवर्नमेंट है, तो सिर्फ गवर्नमेंट खरीदेगी तो ही हमें फ़ायदा होगा। तो ये इनके द्वारा बोला जा रहा है, ठीक है। और जॉब लॉस होगा इससे, अगर मान लो आपने निकाल दिया हमें ऑटोनॉमी के चक्कर में, तो जॉब लॉस होगा, ये भी इनके द्वारा बोला जा रहा है। और इसके अंदर में अगर आपने मतलब कॉर्पोरेटाइज़ किया तो हो सकता है ये मॉडर्न वे के अंदर में हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड चेंज हो। बिकॉज अगर आप देखें तो हमने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 1712 के अंदर में फर्स्ट लगाई थी, जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब भी हमें काफ़ी अच्छे हद तक हमारे पास में सिस्टम था हमारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन उसके बाद में हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। सक्सेसिव गवर्नमेंट के द्वारा नेगलेक्ट किया गया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, और बाहर से इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा पुश किया गया, उससे हमारी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब अगर सेल्फ रिलायंस की बात करते हैं, जो डॉक्टर सतीश रेड्डी के द्वारा बोला गया, उन्होंने बोला रडार इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल्फ रिलायंट बन चुके हैं हम, एयरक्राफ्ट कैरियर हम खुद बना लेते हैं, जैसे विक्रांत हम बना रहे हैं, सबमरीन अरिहंत हमने बनाई है तो हम सबमरीन भी खुद बना लेते हैं, एयरक्राफ्ट भी खुद बना लेते हैं, मतलब हम सारे सिस्टम बना लेते हैं, और जो नहीं भी बनाते 2025 तक सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, ऐसा इनके द्वारा बोला गया। फिर आते हैं कुछ हमारे इश्यूज़ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में इंडिया में। जैसा आपको बोला 74% कर दी ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है, और फिर 100% तक जा सकती है आपकी अप्रूवल रूट से। अप्रूवल का मतलब आ रहा है आपको परमिशन लेनी पड़ती है रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री से जब आप इन्वेस्टमेंट लेके आओगे, और कई बार आरबीआई से भी परमिशन लेनी पड़ती है साथ साथ में
और ऑटोमेटिक के अंदर में आपको कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती, नॉर्मल रूट होता है, जो नॉर्मल परमिशन होती हैं वही लेनी पड़ती हैं, इसमें कोई खास परमिशन नहीं होती। तो 74% कर दिया। अब आपको बोला गया क्या इससे मतलब चेंज हो जाएगा हमारा पूरा लैंडस्केप, तो आपको बताना है इश्यूज़ क्या क्या हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में। सेम अवेलेबल होगा जब आप एक्सपोर्ट की बात करोगे, तो भी आप ये बताओगे कि इंडिया में क्या क्या इश्यूज़ अवेलेबल हैं जिसके कारण हम उतना अच्छा मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते। फर्स्ट आ रहा है रेगुलेटरी रिजीम। आपने बोल दिया डोमेस्टिक कंपनीज़ को आप बनाओ चीज़ें, फॉरेन कंपनीज़ को भी बोल दिया कि आप 74% पे आ जाओ इंडिया के अंदर में, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है मल्टीपल रेगुलेशन आ रही हैं उसमें। जैसे जो कंपनी इंडिया के अंदर में स्टार्ट करना चाहती है काम, उनको एक तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वो देखना पड़ता है, फिर FDI देखना पड़ता है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी देखनी पड़ती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखनी पड़ती है, टैक्स रिजीम देखनी पड़ती है। तो मल्टीपल रेगुलेशन होती है उनके ऊपर, प्रॉब्लम होती है उनको। इसीलिए PSU डोमिनेट करते हैं, 80% काम PSU कर रहे हैं। छोटे मोटे हमारे पास में प्राइवेट वेंडर हैं, मतलब PSU में काम कर रहे हैं। और 6000 के करीब में MSME है हमारे पास में, छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं जो कि इनके ऊपर डिपेंडेंट है, PSUs के ऊपर पूरी तरह। ये खुद काम नहीं करती, ये मतलब इनके छोटे छोटे कोई पार्ट वगैरह बनाती हैं। तो मतलब PS हमारे सरकारी सेक्टर के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है क्योंकि ओवर रेगुलेटेड है ये। फाइनेंस की बात करते हैं, 25 शॉर्टेज है मिलिट्री बजट के अंदर में, जितना उनको चाहिए उससे 25 शॉर्टेज है। तो मतलब वो डिमांड प्लेस नहीं करेंगे, अगर प्लेस करेंगे डिमांड कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बोला तो उनको पैसे नहीं देंगे टाइम से, उनका और नुकसान होगा। अकाउंटेबिलिटी लैक है इसके अंदर में, DRDO, डिफेंस, PSUs, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जैसे तेजस चला था 1980s के अंदर में, और अब जाके तेजस आया हुआ है, और अब भी मतलब उतना अच्छा नहीं बना हुआ है। फिर आया प्राइवेट सेक्टर को नेगलेक्ट किया गया है, पब्लिक सेक्टर को फेवर किया जाता है। जैसा हमने देखा गवर्नमेंट इकलौता बायर है इस केस के अंदर में, तो अगर गवर्नमेंट बाय नहीं करेगी प्राइवेट सेक्टर से तो ऑब्वियस ही बात है वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब उनके लिए क्या फ़ायदा है। आपको आप बनाओगे तो तभी ना जो कोई खरीदने वाला होगा, तो सिर्फ एक ही बायर है तो फिर उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर पावरफुल लॉबीज़ होती हैं जो कि हॉल्ट करती हैं इनके ऑपरेशन को। जैसे इंडियन एयरफोर्स के अंदर में, इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उनके द्वारा प्रेफर किया गया ऑलवेज़ इंपोर्ट करना, और HAL के साथ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में वो ऑर्डर वगैरह प्लेस करने में डिले करते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं उनको टाइम की, ताकि बाद में मतलब बाहर से ही लेके आ सकें, इंपोर्ट कर सकें। तो मतलब बाहर की पावरफुल लॉबी पैसे खिलाती है, ऐसा बोला जाता है कई बार। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हुए हैं इसके लिए, 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं हमारे द्वारा, तमिलनाडु UP के अंदर में। इनका मतलब आ रहा है मतलब एक पूरी इकोसिस्टम सेटअप करेंगे तमिलनाडु UP के अंदर में, जहाँ पे वेरियस कंपनीज आएंगी डिफेंस सेक्टर की। फिर आ रहा है मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति, ये IPR के कल्चर के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को बूस्ट करने के लिए ये वाली स्कीम चलाई गई है। डिफेंस इन्वेस्टमेंट सेल बनाया गया है ताकि बाहर की इन्वेस्टमेंट अगर आनी हो डिफेंस सेक्टर के अंदर में तो उसको बूस्ट किया जा सके। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बनाया गया जिससे पैसे दिए जाएंगे, ग्रांट दी जाएगी MSMEs को। उसके अलावा ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन पॉलिसी 2020 ये आ रही है। अब ये ड्राफ्ट है तो मतलब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इंपॉर्टेंट है ये जब आएगी तब, लेकिन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास में, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2020। इससे कुछ चीज़ें आ सकती हैं, मतलब हमें इनडायरेक्ट वे में प्री और मेंस के अंदर हेल्प कर सकता है ये, तो इसको हम देखेंगे बाद की वीडियो के अंदर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, थैंक यू।